to 10% डाउन है, 8 to 10% डाउन है। यहां पर यदि यही पिक्चर मुझे दिख रही, मैं आपको विजुलाइज करवाना चाह रहा हूं कि सिर्फ यही पिक्चर दिख रही है, तो आपके माइंड में क्या बात आएगी? और वहीं पे आपको ये पिक्चर दिख रही है कि प्राइस में मंथली में ये डिमांड है, क्वार्टरली का ये डिमांड है, तो क्या माइंड में पिक्चर होगी? इन एरियाज को देखते ही अपने आप सारा सिनेरियो बदल जाता है, इंसान का सारा सिनेरियो। ये आपने सीखा है, ये आपके टाइम देने की कीमत है। जब यहां पर इसको इतना डाउन आते हुए लोग, बाकी के लोग इसको इतना डाउन आते हुए इसके बारे में कुछ और सोच रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, वहीं पर आप लोग सोच रहे हैं कि यार डिमांड जोन में आ गया, अच्छी बात है, मैं बाय करूंगा। जीटीएफ के हर एक ग्रुप में, जैसे आप लोगों के ग्रुप है ना, ऐसे सभी ग्रुप्स में एक बात यही चल रही है कि थोड़ा और नीचे आ जाए मार्केट, थोड़ा और नीचे आ जाए, क्योंकि वो सब इस क्वार्टरली के डिमांड जोन का वेट कर रहे हैं। आपने देखी वो मेंटल क्लियरिटी वाली वीडियो जो अरुण सर की है, सब इस क्वार्टरली के डिमांड जोन का वेट करें, आ जाए नीचे, वो खुश हो रहे हैं कि नीचे आ रहा है। और सही ट्रेडर और इन्वेस्टर की पहचान ही यही है कि वो मार्केट के नीचे आने पर खुश हो, दुखी ना हो, क्योंकि उसे पता है कोई भी चीज मुझे कितनी चीप मिलने वाली है। जिस चीज की कीमत में किसी टाइम पे लाख रुपए लगा रहा था, वही चीज अब मुझे 60,000 रुपए में मिल रही है, वही सेम। तो वो खुशी, खुशी की तो बात ही है। ये चेंजेस है, ये डिफरेंस है। तो अपनी एबिलिटीज को पहचानो, अपने चेंजेस को नोटिस करो और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओ, पूरी तरह से। क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको याद है कहा था कि भाई, फर्स्ट क्लास में आप लोगों को याद हो तो कहा था कि भाई बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हमसे मिस हो जाएगा कुछ भी। मार्केट जब वापस यहां से ऊपर जाएगा तब हमसे कुछ मिस हो जाएगा, कुछ मिस नहीं होना आपसे, कुछ भी। आप उस रैली में 100% पार्टिसिपेट करेंगे। और आज फिर से मैं 11th क्लास में कह रहा हूं ये बात। और ये जो आज की 11th क्लास है, ये समझो हमारा एक मतलब एक पार्ट कंप्लीट हो गया था 10th क्लास तक, अब हमारा सेकंड पार्ट है। अब हमारा सेकंड पार्ट है और एडवांस पार्ट है, और भी एडवांस। यहां पर आपको लगेगा कि यार टेक्निकल एनालिसिस जो एक्चुअल में कोई कोई कैंडल को पढ़ने वाला कि चार्ट तो बात करता है कि आप उसकी लैंग्वेज जानते हैं, हम वो लैंग्वेज अब कोड करेंगे, वो लैंग्वेज हम सीखेंगे आज के बाद से। बहुत शानदार क्लास होगी आज की, ठीक है। और इस क्लास में आपकी ज्यादा टेंशन चाहिए मुझे, इस क्लास में ज्यादा टेंशन चाहिए। अभी बात नहीं कर रहा मोहम्मद मैं इस आपके इस क्वेरी के बारे में, बाद में बात कर लूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं अभी का, टॉपिक से पहले। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट आए, शायद सैटरडे या संडे में आए, सैटरडे आए ना रिजल्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारे शुरुआत से रडार पर रहा है, ऐसा कोई बैच नहीं है जब हमने इसको, इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया हो। और ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं, टाइम नहीं जब इसकी रैली को हमने पार्टिसिपेट ना किया हो। यहां से भी हम, हमारे पास इसकी बाइंग थी, यहां से ये सारी रैली एंजॉय की हुई है जीटीएफ ट्रेडर्स ने। हर जगह पर आप स्टॉक आइडिया जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां आईडीएफसी फर्स्ट डालेंगे, सर्च करेंगे, आपको ना जाने कितने मैसेजेस मिलेंगे। पता है रिजल्ट के हाईलाइट क्या थे, रिजल्ट्स की हेडलाइन क्या थी? मैं आपको साइकोलॉजी वाला फिफ्थ क्लास वाला टॉपिक याद दिला रहा हूं, फिफ्थ क्लास वाला टॉपिक याद दिला रहा हूं आपको। रिजल्ट्स के हाईलाइट थे, रिजल्ट्स की हेडलाइन थी, रिजल्ट्स की हेडलाइन थी कि आईडीएफसी बैंक का 53% प्रॉफिट डाउन हो गया है। लॉस में नहीं, 50% प्रॉफिट डाउन हो गया है। हर जगह यही सेम चीज। और उसका नतीजा है कि ये यहां पर इतना शानदार तरीके से नीचे आया। ये नीचे ना भी आता, ऊपर जाता, रिजल्ट अच्छे आते बुरे आते, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं, हर एक रिटेलर उस हेडलाइन को सोचकर यही सोचेगा कि यार ये पैनिक की सिचुएशन, पैनिक हो ही जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, पैनिक होगा ही होगा। बट एक्चुअल में यदि कोई उसको पूरा पढ़ेगा और पढ़कर जानेगा, तो आपको ये पता चलेगा यार ये किस तरह से नैरेटिव बनाया गया। नैरेटिव किस तरह से बनाया गया कि
पता है ये जो भी 50% डाउन नंबर आए वो पिछले ईयर 2024 के क्वार्टर से कंपेयर किए गए, जबकि जो प्रीवियस क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर का जो प्रीवियस क्वार्टर है उसके कंपैरेटिवली तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसके कंपैरेटिवली तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट है। बट कंपेयर किया किसे, जो कि बहुत पहले ज्यादा बड़े नंबर थे उनसे, लास्ट ईयर वाले से। ये सब कुछ एक नरेशन बनाना हो गया, नैरेटिव बनाना हो गया, लोगों का परसेप्शन एक क्रिएट करना हो गया, और उसका रिजल्ट है कि यहां पर ये हुआ। हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, हमने आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बाय करवाया, हमारे लिए कैसे अपॉर्चुनिटी है। अब सुने, देखें अच्छी तरह से कि यदि मैं क्वार्टरली से ही स्टार्ट करूं, क्या मेरे पास इसको एक क्वार्टरली का डिमांड इस तरह से कंसीडर कर सकता हूं, रैली बेस रैली, मैंने इसको भी बेस ले लिया, इसको भी बेस कंसीडर कर लिया है। क्या ठीक एरिया दिख रहा है रैली बेस रैली? यस। और इसकी क्लोजिंग के बारे में बात करूं, इसकी क्लोजिंग के बारे में बात करूं, क्या क्लोजिंग वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसने ऑल टाइम हाइपर प्राइस को पहुंचाया है, क्लोजिंग वाइज इसने ऑल टाइम हाई को प्राइस पहुंचाया है। अब कोई सोचे कि सर मैं ना इसको ऐसे करना चाहता हूं, मैं इसे लेग इन कंसीडर करना चाहता हूं, ये मेरी बेस नहीं हो सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी आप इस तरह से भी मार्क करें। बट मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपको लॉजिक के साथ, लॉजिक या फिर मेरे तरीके से बताऊंगा कि ये वाली कैंडल भी लेग इन हो सकती थी भाई, वो मैं बताऊंगा, अभी ऐसे मार्क कर लो। तो आप मुझे बताएं, क्या स्टॉक क्वार्टरली के डिमांड तक पहुंच चुका है आज? यदि इसमें मैं ऊपर होने को तो सप्लाई जोन है, होने को सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन ही है ना ये, ड्रॉप बेस ड्रॉप ऑन हायर टाइम फ्रेम। बट फिलहाल प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व है ना, यदि मैं रिट्रेसमेंट करूंगा भी तो उस रिट्रेसमेंट के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व है, वेरी लो ऑन द कर्व है प्राइस। मंथली का ट्रेंड देखो ना देखूं, हर एक सिनेरियो में ट्रेंड अप है, मतलब ना भी देखता तो भी, देखूं तो भी जरूरत नहीं है ट्रेंड देखने की, क्यों नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस कोइंसाइड करती हुई है। बट हाँ, ट्रेंड स्टिल अप है। और इस क्वार्टरली के हिसाब से यदि मैं बात करूं, क्या मैं वीकली का एक ये एरिया यहां मान सकता हूं, कुछ कुछ एरिया यहां दिख रहा है कि यहां होना चाहिए था कुछ, बट कोई प्रॉपर एरिया है क्या? नहीं है ना, कोई प्रॉपर एरिया नजर नहीं आता। जैसे मैं कहूं कि हाँ मेरे पास क्यूआईटी इनकम ट्रेड है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक छोटी सी बात यदि मैं आपसे कहूं, क्या मेरे पास मंथली का ये एक लोकेशन ड्रॉप बेस रैली हो सकता है? मंथली का एक ये लोकेशन ड्रॉप बेस रैली हो सकता है, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आई हुई है। यही पिक्चर वीकली पर होती, शायद मैं इग्नोर करता, शायद मैं इग्नोर करता, मैं इसको इस तरह से कंसीडर कर लूं, ड्रॉप बेस रैली मंथली के हिसाब से, मंथली पर कंसीडर करने के हिसाब से भी क्या प्राइस फिर से एक लो ऑन द कर्व के सिनेरियो में है, क्योंकि सप्लाई जोन तो ऊपर है, ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, ये सप्लाई जोन है, तो एक तरह से प्राइस डिमांड जोन के पास है, लो ऑन द कर्व से भी ज्यादा जरूरी आप ये समझो डिमांड जोन के पास है। वीकली का ट्रेंड बिल्कुल डाउन है। यदि मुझे कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन दिखता है इस एरिया में, मुझे कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन दिखता है प्रॉपर एकदम से, तो क्या मुझे वो ट्रेड करना चाहिए? क्या मेरे पास यहाँ एक ये रैली बेस रैली, एक ये रैली बेस रैली और प्रॉपर कोइंसाइड करते हुए ये रैली बेस रैली, बैक टू बैक डिमांड जोन्स है? यस और नो? बैक टू बैक डिमांड जोन्स है यहाँ पे। तो मेरे पास शायद क्वार्टरली की कैंडल नहीं बनी, मतलब क्वार्टरली इनकम ट्रेड नहीं बनी, बट मंथली इनकम ट्रेड तो मेरे पास मिल गई, क्वार्टरली इनकम ट्रेड नहीं मिली, मंथली इनकम ट्रेड तो मिल गई। और उस अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम ट्रेड, क्या मेरे पास एंट्री मिलने को तैयार है इन डिमांड जोन्स में? जैसे यहां ऑलरेडी प्राइस है, ऊपर वाला ये वाला एरिया, ऊपर वाला जो एरिया मैंने मार्क किया है, ये रैली बेस रैली जो सबसे पहले सर्कल है, ये देखिए, ये
क्या मैं कह सकता हूं प्राइस एक बार के लिए इस जोन में आने के बाद यहां से ऊपर चली गई थी? ये भी शायद लास्ट ईयर का जो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था ना, जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर का जो रिजल्ट अक्टूबर में आया था, उस टाइम पे 10% डाउन होने के बाद 5% अप हो गया था आईडीएफसी फर्स्ट, एक ही दिन में, एग्जैक्टली इसी रैली बेस रैली के एरिया में आने के बाद, सेम डे, सेम डे। तब वो शायद मतलब ये मुझे ऐसा याद नहीं है कि बैच चल रहा था या नहीं चल रहा था, बट ये है वही इंसिडेंट, सेम डे यहीं से, यहीं से। और फिलहाल अब प्राइस नीचे वाले डिमांड जोन में आई है ना, हालांकि अभी नॉन कोइंसाइडिंग एरिया है, बट एक मेरे पास नीचे यहां पर भी तो कोइंसाइडिंग एरिया ये वाला, मतलब एक तरह से आईडीएफसी फर्स्ट में एमआईटी ट्रेड के हिसाब से भी बैक टू बैक डिमांड जोन है, अभी भी डिमांड जोन में है, और ये ब्रेक होगा तो भी डिमांड जोन में, दोनों ही। और अब यदि मैं क्वार्टरली की बात करूं संजय जोशी, क्वार्टरली इनकम ट्रेड भले ही मुझे ना मिली हो, बट आप मुझे बताओ क्या इन एरियाज को, चाहे वो मंथली का है चाहे वो डेली का है, इनको क्वार्टरली के डिमांड जोन का सपोर्ट है या नहीं? इनको क्वार्टरली के डिमांड जोन का सपोर्ट है या नहीं? क्वार्टरली के डिमांड जोन में प्राइस है या नहीं? बस जो लोग उल्टा इस रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे, उसी चीज को हमने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, यदि हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी थी, और अपॉर्चुनिटी थी और है, और हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात कर दी कि आप इन्वेस्टमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, ये एक अच्छा पॉइंट है बाइंग का। और यदि कोई कहे कि यहां पर एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन एक और है मंथली का, फिर कोई याद दिलाए कि सर यहां पर भी एक रिवर्सल पॉइंट है, प्रॉपर एरिया नहीं है, रिवर्सल पॉइंट है, प्रॉपर एरिया नहीं है, बट क्या ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है नीचे? क्या ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है? जो मैं मंथली पर मार्क कर रहा था वो एक क्वार्टरली का है ना, बिल्कुल वहीं पर सेम। तो आईडीएफसी फर्स्ट में बैक टू बैक डिमांड जोन्स है, और सब वो एक क्वालिटी के डिमांड जोन है, किसी की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको पता है डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आपसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कल से भले ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, फर्स्ट एंट्री पॉइंट यहां रखना, कुछ पैसा यहां लगाना, कुछ पैसा यहां लगाना। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है 2.0 पर, 40-40-20 वाला। 40 अपने पैसे को कुछ इस तरह से मान के चलिए कि आप आईडीएफसी फर्स्ट में, पूरा देखने के बाद तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, एक सिंपल बात कह रहा हूं, मान के चलिए आपको आईडीएफसी फर्स्ट के लिए 1 लाख रुपीज आपके पास है। अब कोई कहे कि सर मेरे पास 10,000 है, तो 10,000 मान लो यार, परसेंटेज में देखना बात को। 1 लाख रुपीज है तो 40,000 अभी यहीं पर बाय कर लो, ये जो करंट प्राइस है। नीचे यहां पर आए तो यहां पर फिर से 40,000 में के शेयर्स बाय कर लेना, और यहां पर आए तब 20,000 के शेयर बाय कर लेना। और ये वाला पॉइंट पता है क्या होगा 20,000 वाला, कि आपकी क्वांटिटी उतनी आ जाएगी जितनी आपकी यहां पर 40,000 में आई थी। आपकी क्वांटिटी उतनी आ जाएगी जितनी आपकी 40,000 में थी। क्यों? क्योंकि यहाँ 60 रुपीज प्राइस है, यहाँ 35 के आसपास प्राइस है, प्राइस आधी हो गई ना, प्राइस बहुत कम हो गई ना। तो उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। ओवर क्वांटिटी की नहीं कह रहा, ट्रेड की नहीं कह रहा, पता चले कि कल कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फ्यूचर लेकर बैठा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। कुछ शेयर ले लो, कुछ शेयर, वो आपको पता होगा कि आपके पास कितना पैसा है। अब मैं वापस आ रहा हूं इस बात पे कि मैं इसको क्वार्टरली का डिमांड जोन इस तरह से, ये प्रॉपर क्वार्टरली डिमांड जोन इस तरह से मार्क करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसके पीछे पता है क्या वजह है? क्योंकि ऐसे क्वार्टरली को मार्क करने में ना कहीं मैं इस मंथली को भी कंसीडर कर पा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं नीचे वाले मंथली को भी कंसीडर कर पा रहा हूं, और उसके साथ साथ आपको पता चलेगा ये यहां पर जो एरिया है, इस क्वार्टरली को मार्क करने पर, ये जो कंप्लीट क्वार्टरली मार्क है ना, उसमें मेरा ये मंथली की भी बाइंग, एक्चुअली ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो ही गया। हुआ या नहीं हुआ ये वाला पॉइंट इंक्लूड?
इस वजह से मैंने ये कहा था कि मैं इसको क्वार्टरली को कंप्लीट कर लूं, क्वार्टरली के एरिया को कंप्लीट कर लो, इन दोनों को ही बेस कैनल मान लो, इन दोनों को ही एक बेस कैनल मान लो। ये होने को भले लेग इन कंसीडर कर सकते हो, बट ऐसे और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आपके सामने कि ये भले ही, अब देखो जैसे बेस की रेंज में यहां तक करा, कितना सा डिफरेंस आया, बेस की रेंज यहां तक हो रही है और ये यहां पर, क्या मैं लोकेशन को ट्रेड कर रहा हूं जिससे मेरे एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप बढ़ रहा है? बताओ, क्या मैं लोकेशन को ट्रेड कर रहा हूं क्या जिससे कि मेरे एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप बढ़ जाएगा? नहीं ना, मैं तो लोकेशन क्या फाइंड आउट कर रहा हूं। जिन्होंने भी पूछा था मुझसे, शायद प्रेरणा आप हैं, अब जिन्होंने भी पूछा था कि मैं लोकेशन फाइंड आउट करने के पीछे एक बड़े एरिया के बाइंग पॉइंट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, वो बड़े एरिया के बाइंग पॉइंट को मैं इस तरह से भी कंसीडर कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से भी कंसीडर कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें मेरा ये मतलब पूरा हो रहा है कि मैं मंथली की ये वाली लाइन को भी कैप्चर कर पा रहा हूं कहीं ना कहीं। आई बात समझ में? वेरी गुड। ये रहा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सिनेरियो। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं आज के टॉपिक की। समझ में आ गया ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाला? किसी भी शेयर को एनालाइज करने का सेम तरीका रहेगा, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या कोई भी हो, ये एक बेस्ट तरीका है जो मैंने बताया है। व्हेन टू बी अग्रेसिव, अपन ने काफी बार ये वर्ड यूज में लिया ना, अग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है। व्हेन टू बी अग्रेसिव एंड व्हेन टू बी कंजर्वेटिव, ये आज का हमारा टॉपिक है, और ये आज का टॉपिक हमेशा काम आने वाला है। हमेशा हम इसके बारे में बात करते रहेंगे, अग्रेसिव और कंजर्वेटिव के बारे में। और इसके साथ साथ हम कुछ एक चीज ये भी सीखेंगे, मतलब इस सपोर्ट कर रहा है तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी अपने लिए एक अच्छी बात हो गई। हाँ, बेस्ट बात तो वो होगी जब हायर टाइम फ्रेम लोकेशन ही करेगा, बट लोकेशन से भी ठीक बात हो जाती है कि कोई बात नहीं, इंटरमीडिएट भी कर रहा है, कोई बात नहीं। और प्राइस क्या अपोजिंग जोन से आ रही है क्या? अपोजिंग जोन से आ रही है क्या? नहीं आ रही। और प्राइस कोई अग्रेसिवली आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नॉर्मली प्ले कर लूंगा जोन को, नॉर्मली ही ट्रेड कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात फेडरल बैंक में समझ में? फेडरल बैंक में ये वाला पॉइंट समझ आ गया ना? वेरी गुड। अब इसमें ही मैं जो 1:2 1:3 की बात आपसे कर रहा था, यहां पर जो टॉपिक स्टार्ट करते टाइम मैंने बोला कि टारगेट ज्यादा कैसे अचीव करें। अभी तक हमने क्या बेसिक रखा था कि भाई हमारे पास 1:2 का टारगेट स्टैंडर्ड है, उतना ही रखेंगे, उससे ऊपर भी रखेंगे, बट 1:2 का टारगेट तो मिनिमम है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि यार ज्यादा बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए जोन का स्ट्रांग होना जरूरी है, ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। हम जिस जिस एरिया में बाइंग करेंगे वो जोन ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, बेस्ट सेटअप होना चाहिए। फिर कोई कहेगा सर जब बेस्ट ही है तो उसमें 1:2 से ज्यादा 1:3 भी अचीव हो सकता है। वेरी गुड, हाँ ना, 1:2 से 1:3 भी अचीव हो सकता है, 1:4 अचीव हो सकता है, तो मैं वहां क्यों नहीं जाऊं? देखिए वो पता लगाना होगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में आपसे बात कही कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे पास मंथली का ये एरिया था, एंट्री पॉइंट। यदि मंथली के एरिया से प्राइस ऊपर जाने को लगे, हाफ ईयरली के एरिया से प्राइस ऊपर जाने को लगे, 1:2 हो जाए,
बट उसके ऊपर भी यदि कोई आपको रुकने वाला पॉइंट नहीं दिखे, बाइंग को रोकने के लिए कौन होता है? सप्लाई जोन। सेलिंग को रोकने के लिए डिमांड जोन, बाइंग को रोकने के लिए सप्लाई जोन। क्या यहां पर ये सप्लाई जोन है? नहीं है। तो कितना भी ये ऑल टाइम हाई तक टारगेट रख सकता हूं। ऑल टाइम हाई नहीं, चलो मुझे यूं लगता है कि सर शायद यार ये हाफ ईयरली का जो सप्लाई जोन है ना, ये हो सकता है। हाफ ईयरली का ये विदाउट बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन शायद मेरा टारगेट हो सकता है। ऐसे मन में शायद बात आए इस वाले पॉइंट तक। तो ठीक है, आप अपना ये टारगेट रख लो ना यहां तक। अब अपने आप ही 1:5 का टारगेट हो गया। क्यों? क्योंकि मंथली पर कुछ नहीं दिख रहा, क्वार्टरली पर कुछ नहीं दिख रहा, और वीकली पर जाकर क्या करोगे? मंथली से प्राइस जा रही है ऊपर, तो फिर वीकली का डिमांड सप्लाई जोन थोड़ी ना रोकेगा उसको। तो अब यदि मैं इस बात को डिफाइन करूं, डेफिनेशन दूं, प्रैक्टिकल के साथ एक डेफिनेशन दूं, तो हमें क्या करना है कि हमारा टारगेट वो वाला पॉइंट हो जो प्राइस को रोक सके। यही तो होना चाहिए ना लॉजिकली हमारा टारगेट, जो प्राइस को रोक सके। और डिमांड जोन की बाइंग को कौन रोकेगा? सप्लाई जोन। तो क्या मैं कह सकता हूं मैं सप्लाई जोन तक का टारगेट रख लूं? यदि मैं बात करूं कि ये मेरे पास वीकली पर एंट्री है और ऊपर प्राइस कहां तक रुक सकती है? भाई डेली तो देखूंगा नहीं, या तो मंथली देखूंगा, मंथली पर कुछ नहीं, क्वार्टरली देखूंगा, कुछ भी नहीं है। वीकली पर क्या है? वीकली पर क्या एक ये पॉइंट है, ये सप्लाई का पॉइंट, सप्लाई की प्रॉक्सिमल लाइन यहां तक, इसका भी मेरे पास 1:2 का टारगेट है, 1:5 का टारगेट है। ये तो रहा बेसिक टारगेट। बेसिक टारगेट कि आपने जिस टाइम फ्रेम पर एंट्री करी, मतलब यदि आपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर एंट्री करी है, तो आपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के ही अपोजिंग जोन को टारगेट बना लिया। ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी ना। आपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर एंट्री करी, तो आपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के ही अपोजिंग जोन को अपना टारगेट बना लिया कि वहां मैं एग्जिट हो जाऊंगा, उसकी प्रॉक्सिमल लाइन तक एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है। और यदि मैं इसमें एक और प्रो होने वाली बात करूं, तो क्या मैं आपसे कह दूं कि यार सेम टाइम फ्रेम नहीं, एक टाइम फ्रेम ऊपर। यदि बीएससी में मेरी कोई ट्रेड थी, बीएससी में यदि मेरे पास 125 मिनट का कोई ये एग्जीक्यूशन है, जिसमें 1:2 का टारगेट मेरे पास यहां पर आ रहा है, दिख रहा है आपको 1:2 का टारगेट? अब मैं सेम टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पर नहीं, और यही करना है आपको, एक टाइम फ्रेम ऊपर वाले सप्लाई जोन तक का टारगेट रखना है। मतलब कहां रखूंगा मैं टारगेट? डेली पर। क्या मेरे पास डेली का ये एक सप्लाई जोन है, ये वाला पॉइंट, ये एक सेलिंग का पॉइंट है, सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल लाइन। तो ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर गए, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन देखा, और वहां तक का टारगेट रख दिया। तो क्या इसमें मेरा टारगेट एक क्लियर कट ये 1:3 का हो गया? 1:3 का हो गया, 1:3 का मेरा प्रॉपर टारगेट हो गया। अच्छा टारगेट मिल रहा है मुझे, यही रोकेगा एक्चुअली प्राइस को। अब कोई कहेगा सर अभी तक तो हम लोकेशन ट्रेंड एग्जीक्यूशन ऐसे करके देख रहे थे, उसमें ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी यार। अब आपने एक बात कह दी कि लोकेशन देख लो भाई, ट्रेंड देख लो, एग्जीक्यूशन भी देख लो, बट टारगेट रखने के लिए ना आप वापस से इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर चले जाओ। ये तो आपने एक बड़ी प्रॉब्लम कर दी हमारे साथ, और मेहनत बढ़ा दी। बट उस मेहनत के साथ भाई टारगेट भी तो ज्यादा मिल रहा है। उस मेहनत के साथ आपको टारगेट भी तो ज्यादा मिल रहा है। जिसको नहीं करनी कि मैं नहीं, मैं तो 1:2 का रखूंगा, ठीक है 1:2 का रखे। भाई ऊपर रोकने के लिए सप्लाई जोन नहीं होता है, नीचे आने के लिए डिमांड जोन नहीं होता है। तो प्राइस को जब मैं चाह रहा हूं कि ऊपर जाए, तो एटलीस्ट वहां तक तो होल्ड करूं जहां तक उसमें रुकने का पोटेंशियल है। और मैं फिर कहता हूं, आज यदि मैं आपसे कह दूं ना कि यहां पर एंट्री लो, 1:3 का टारगेट होगा, 50% लोग यहां एग्जिट हो जाएंगे, बाकी के 30-40% यहां लोग एग्जिट हो जाएंगे, सिर्फ 10% लोग यहां तक हो पाएंगे। और इसको ही अचीव होने में यदि कुछ ऐसा सीन बना
इसको भी अचीव होने में यदि ऐसा सीन बना कि यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, सब लोग कॉन्फिडेंट है यार, बनने लगा, पैसा बनने लगा। कुछ लोगों की आदत होगी 5 मिनट 15 मिनट के डिमांड सप्लाई को ब्रेक होते हुए देखोगे कि मान के चलो यहाँ मेरे पास डिमांड जोन था वो ब्रेक हो गया, अब डर लगने लग गया, आधे लोग एग्जिट हो गए, फिर ऊपर जाने लगी, फिर ऊपर जाने लगी प्राइस, फिर थोड़ा सा बचे हुए थे वो 1:2 पर एग्जिट हो गए, कुछ 10-5% ही थे जो 1:3 पर एग्जिट हो पाए। ये सब पेशेंस का गेम है। टेक्निकल होना एक अलग बात है, टेक्निकल सीखना समझना एक अलग बात है। यहाँ पेशेंस बहुत बड़ा काम करेगा कि आप कितना कितना टारगेट आप अचीव कर सकते हो, कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो। जिसकी ये आदत है कि वो 5-5 10-10 मिनट के डिमांड सप्लाई को देख रहा है कि भाई बनेगा, ब्रेक होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा इतने बड़े टारगेट अचीव। और जिसमें ये हो गया यार मेरे पास स्टॉप लॉस फिक्स है, मुझे एग्जिट हो जाना है बस, 100 ट्रेड स्टॉप लॉस होने के बाद कहीं मेरे पैसा सारा लगेगा, बस कोई बात नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यदि मैं वर्लपूल के बारे में बात करूं कि भाई, अब मैंने आपको पता है स्टॉप लॉस कहां रखा है, ये देख लिया आपने स्टॉप लॉस को, स्टॉप लॉस देख लिया, प्रॉक्सिमल लाइन से जस्ट थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम नीचे था ना, तो इस वजह से मैंने यहां पर रख दिया। अब कोई कहे कि सर टारगेट कहां रखेंगे, मंथली का सप्लाई जोन, क्या कोई मंथली का सप्लाई जोन दिख रहा है? हाँ ये बन गया, मान के चलिए, मान लेते हैं, आज अभी मानते हैं कि मंथली का सप्लाई जोन बन गया, ठीक है, मंथली का सप्लाई जोन बन गया। तो आज 31 जैन है, अब मेरे पास वीकली का ये टारगेट अचीव होने से पहले ही मंथली का सप्लाई जोन आ गया, अब मैं क्या करूंगा सर? इस तरह की मन में बात आई होगी ना कि सर 1:2 का टारगेट अचीव होने से पहले ही कोई सप्लाई जोन हो गया, तब तब कोई बात नहीं, उस ट्रेड को ही इग्नोर कर दो, मत करो उस ट्रेड को। क्योंकि आप बताओ वर्लपूल में आपको पहले से ही पता चल रहा है ना कि एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ है, तो बाकी की सारी ट्रेड में भी ऐसे पहले से पता होगा कि एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ है। यदि किसी के टारगेट 1:2 अचीव होने में प्रॉब्लम लगे, अपोजिंग जोन लगे, तो उसको एग्जिट हो, उसको करो ही मत। और कई कई बार ऐसा हो गया कि सर हमें तो पहले नहीं पता लगा, एक्चुअली मुझे अभी भी नहीं पता कि मंथली का सप्लाई जोन बनेगा नहीं बनेगा, बट मैं एंट्री कर चुका हूं, मैं क्या करूं? और बाद में ये सप्लाई जोन बनाए तो ठीक है, जब बन गया सप्लाई जोन तो ठीक है, उस सप्लाई जोन तक का होल्ड कर लो, किसी ट्रेड में शायद हो सकता है 1:1.5 मिल जाए आपको। वो फिर सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि आप उसमें कितना स्मार्टली प्ले कर पाते हैं। बट ये एरिया अच्छा है, ये एरिया अच्छा क्यों पता है? देखो डेली का कितना नॉर्मल सा सिंपल सा डिमांड जोन है, प्राइस आज इतने सेलिंग में आने के बाद पहले ऑलरेडी चल चुकी है, बट फिर भी अच्छी तरह से चली है इस रैली बेस रैली में, ठीक है। आगे बात समझ में? आप में से कितने सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई, आप में से कितने सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई कि आपको ऑन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम कुछ अच्छा नहीं मिला, लोकेशन अच्छा था, ट्रेंड अच्छा था, ऑन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर कुछ अच्छा नहीं है, बट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर अच्छा है, मतलब क्वार्टरली इनकम ट्रेड आप फाइंड आउट कर रहे थे, क्वार्टरली इनकम ट्रेड फाइंड आउट कर रहे थे, वीकली पर एग्जीक्यूशन नहीं दिखा, वीकली पर एग्जीक्यूशन नहीं दिखा, बट मंथली पर कुछ दिख गया। बहुत बार ये तो ये बीमारी तो सबको है, मतलब इतने रिप्लाई उस यस और नो के लिए नहीं आते जब मैं पूछता हूँ, जितने रिप्लाई इस वाली बात के ऊपर आए। अच्छी बात है, ठीक है, इससे पता चलता है कि एटलीस्ट आप देख रहे हो, तभी तो आपको पता चला ना भाई। यदि देखते ही नहीं, चार्ट में एनालिसिस ही नहीं कर रहे होते, तो किसी को पता ही नहीं था। आपने देखा, आपने टाइम दिया, तब जाकर कहीं ये सवाल मन में आ पाया कि इसका क्या करें। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट मेरे पास लेटेस्ट एग्जांपल है कि आईडीएफसी फर्स्ट का क्वार्टरली का ये एरिया है, और वीकली पर मेरे पास कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं दिखा। कोई कहे कि हाँ ये 5-6 बीस कलर वाला है, ठीक है, क्वार्टरली का ये एरिया है, वीकली का कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। अब मैं क्या करूं? लोकेशन पर मैं कॉन्फिडेंट हूं, ट्रेंड पर मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो इस तरह के किसी किसी केस में आप इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को ही अपना एंट्री पॉइंट बना लो।
मैं कहूं कि मैं इसमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम इसमें इस तरह से एंट्री कर सकता हूं। किसी किसी केस में आप इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को भी एंट्री पॉइंट बना सकते हो। अब कुछ आलसी लोग ये मत सोचने लग जाना कि अब तो हमारा काम हो गया, अब हमें 3 टाइम फ्रेम देखने ही नहीं है, सिर्फ 2 टाइम फ्रेम से ही काम चल जाएगा। नहीं, ये एक ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन है आपके लिए कि आपका लोकेशन क्वार्टरली का अच्छा था ना प्रेरणा, मंथली का ट्रेंड शायद आपके फेवर में है, बट वीकली पर अनफॉर्चुनेटली 4-5 बेस कैंडल, मोर देन 6 बेस कैंडल हो गई, ज्यादा बेस कैंडल हो गई, ऐसा कोई केस है, उस केस में आप इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम बना लो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हर एक केस में नहीं, किसी किसी केस में, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की रेंज ज्यादा बड़ी होती है। मंथली के इस डिमांड की रेंज कितनी बड़ी है, मंथली के इस डिमांड की रेंज कितनी बड़ी है, 5.7 पॉइंट। और वहीं पर हो सकता था वीकली पर मैं आता तो इसकी रेंज और छोटी होती ना। अभी तक की मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की थ्योरी में हमारा मेन पर्पस, मेन मकसद यही तो था। अभी तक की मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की थ्योरी में हमारा मेन पर्पस, मेन मकसद यही तो था कि भाई हम लोग एक छोटे बाइंग, मतलब एक छोटे बाइंग एरिया को, छोटी बाइंग रेंज पर एंट्री करना चाहते हैं, जिसको सपोर्ट तो बड़े टाइम फ्रेम का हो, जिसको सपोर्ट तो क्वार्टरली और मंथली का हो या वीकली का हो, बट वो रेंज छोटी हो, जिससे मेरे एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप मेंटेन हो जाए, मुझे टारगेट अचीव हो जाए। यस और नो, मैं उस बाइंग के अच्छे पोटेंशियल बंच को बाय करना चाहता हूं। जैसे मैं यदि बीएससी में बाय करना चाहूं तो बीएससी का ही वीकली का डिमांड अच्छा है, बट वीकली के डिमांड को ट्रेड करूंगा, एंट्री और स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, टारगेट अचीव होने में शायद टाइम लगे। वहीं पे मैं इसके 125 मिनट को ट्रेड करूंगा, एंट्री स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाए। तो हम हमेशा नीचे के टाइम फ्रेम तक जाएंगे, कोशिश करें कि हमें नीचे के टाइम फ्रेम तक जाएं, कोशिश करें कि हम नीचे के टाइम फ्रेम तक जाएं। यदि नहीं मिल पा रहा, तब हमने इंटरमीडिएट को ट्रेड किया है, नहीं मिल पा रहा है तब। आई बात समझ में? बैंक ऑफ बड़ौदा की कहानी देखकर आपको यूं लगा होगा कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना यार, यहां से यहां तक की बाइंग, क्योंकि लगता है हर एक बैच में हर एक कोई ना कोई कह देता है कि सर काश हमने भी बाय किया होता, काश मैंने जीटीएफ का कोर्स पहले लिया होता, काश ऐसा हुआ होता कि मुझे ये बात पहले पता होती। देखिए, काश कुछ नहीं होता, मौका वापस मिलेगा। ये ये बात सेम आईडीएफसी फर्स्ट में, जब आईडीएफसी फर्स्ट जब यहां पर था, ये तो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई, आईडीएफसी फर्स्ट जब यहां पर था तब लोग कहते सर आपने डबल हो गया आपका स्टॉक यार। एक था हुडको, हुडको में लोग कहते थे सर यहां से 60 से आपने 300 हो गया, ये हुडको बहुत फेवरेट स्टॉक है हमारा, कब बाय कर रहे हैं, अब इतना ऊपर हो गया। जो बाद में जानने लगे, जो बाद में पहचाने, वो कहने लगे कि यार कब बाय कर। काश हम उस स्टोरी में होते। हर एक अच्छी कहानी, पुरानी कहानी सुनने के बाद यही लगता है कि यार हम भी शायद इसका हिस्सा होते, ह्यूमन टेंडेंसी है, लगता है कि शायद यार हमें भी इसका हिस्सा होना चाहिए था। बट आप उस टाइम पर हिस्सा नहीं हुए, अब जो नई कहानी बनने वाली है उसका तो पार्ट बन सकते हो। और ये कहानी जो मैं कह रहा हूं, ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं, उससे भी कुछ नहीं होता, सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता, कहानी को एक्चुअली जीना पड़ता है। जब तक आप पूरी तरह से कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं होंगे, कंप्लीटली कमिटेड नहीं होंगे, तब तक आप उस कहानी को जी नहीं रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो। और मैं कह रहा हूं ये मौका मिलेगा वापस यहाँ पर। अमित ने तो 285 पर बाय किया हुआ है, ये 285 पर अमित ने खुद बाय नहीं किया, अमित से बाय करवाया किसी जानकार दोस्त, किसी आर्टिकल, किसी टीवी, किसी न्यूज ने, किसी टेलीग्राम ने। वही इंस्टीट्यूशंस का गेम जो हम फिफ्थ क्लास में बात करते, सेकंड क्लास में बात कर रहे थे। आई बात समझ में? संतोष ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर यदि एजुकेशन हमें नहीं मिल रहा है, एजुकेशन टाइम फ्रेम पर हमें एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तब क्या करें? तब इंटरमीडिएट के लिए तो आपने कह दिया,
इंटरमीडिएट से ठीक, क्या मैं लो और लोअर टाइम फ्रेम पे चला जाऊं? लाइक मैंने एम आई क्यू आई टी ट्रेड फाइंड आउट करना चाहिए तो मैं डेली पर चला गया, एम आई टी ट्रेड फाइंड आउट करना चाहिए तो मैं 75 पर चला गया। देखिए वैसे आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट आगे चल के यदि आपको इस तरह से रिफाइन करना आ जाए तो ठीक है संतोष, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हैं आगे चल के। ठीक है, ये आज का मेरा टॉपिक था। मेरे हिसाब से बहुत आसान क्लास रही है। आप में से काफी सारे लोगों ने बोला रिकॉर्डिंग 2-3 बार देखनी पड़ेगी, बट ठीक है, बहुत सिंपल रही क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। बहुत सिंपल रही, बहुत इंटरेस्टिंग रही कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। सारे, बहुत सारे भी नहीं थे तो जितने भी थे वो बहुत अच्छी तरह से अपने डिस्कस किए। और जो स्टार्टिंग का जो 10 स्टार्टिंग की जो 30-40 मिनट थे, जो अग्रेसिव कंजर्वेटिव के बारे में हमने शुरुआत से ही जानने की कोशिश कर ली कि होता क्या है, वो एक बहुत बढ़िया थी। बट फिर भी किसी को समझ आया, किसी को नहीं आया, सबको यही कहूंगा कि आप रिकॉर्डिंग देखें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिकॉर्डिंग अंकित देखें। और 2-3 बार आप ही क्यों देखें? आप ही क्यों देखोगे अंकित 2-3 बार? क्योंकि आपको ही मार्केट में ट्रेड करना है। आपकी जगह पे मैं थोड़ी ना ट्रेड करूंगा, मैं थोड़ी ना रिकॉर्डिंग देखना। जिसको करना है, जिसको कुछ चाहिए उसको करना पड़ेगा। वो कहते हैं स्वर्ग के लिए बनना पड़ता है। तो बस कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। करेंगे चिन्मय, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्लास होगी उस दिन भी। सर टुडेज क्लास वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग, लिटरली माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच प्रेरणा सर, आपने कोल्ड में भी इतना अच्छा सिखाया। थैंक यू विपिन। और कोल्ड वोल्ड में बीमारी को, ये छोटी मोटी बात को ज्यादा दिल पे नहीं लेता, आप लोगों को भी नहीं लेनी चाहिए। जो मान लेते हैं वो हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ज्यादा मानोगे ज्यादा होगा। बहुत शानदार, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। आज का क्लास बहुत कंफ्यूजिंग है। स्वर्ग के लिए मरना पड़ेगा सर, ये बहुत फनी है। ओके माधुरी, जब डिमांड जोन पे हो ट्रेड तो तबीयत मैटर नहीं करती, सूरज सर को। बिल्कुल रोहित, सही बात है। सर एक अलग क्वेश्चन है, जिस दिन एफआईआई बाय करते हैं तब डीआईआई सेल करते हैं और इसका अपोजिट होता है, ऐसा क्यों होता है? हिमांशु, एफआईआई बाय करेंगे कभी सेल करेंगे, डीआईआई बाय करेंगे कभी सेल करेंगे, इसका कभी अपोजिट होगा कभी सिमिलर होगा। ये डेटा हमारे पास मार्केट के बाद आता है। जब बाइंग सेलिंग करने वाले हम रिटेलर्स भी हैं, एफआईआईज टीआईज भी हैं, वो मार्केट में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, फिर वो अपोजिट कर रहे हैं, सिमिलर कर रहे हैं। मैं आपको जिस पॉइंट पर ले जाना चाह रहा हूँ वो सुनना, वो अपोजिट कर रहे हैं, सिमिलर कर रहे हैं। एक साथ बाइंग आ गई, शायद प्राइस ऊपर चली गई, एक साथ सेलिंग आ गई, प्राइस नीचे नीचे आ गई। कभी अपोजिट हो गया तो कोई थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे आ गया। ये सब कुछ हमें बहुत बाद में पता चल पाता है। और ये बाइंग सेलिंग का जस्ट एक गेम है, वो एक नंबर देना भी शायद एक प्रोटोकॉल है जो हमारे सामने आता है, और उसको हम एक अपने लिए फिर से एक ट्रेड का सजेशन मान चुके होते हैं। प्राइस को रीड करने का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, जैसे मैं आईडीएफसी फर्स्ट के बारे में ही एक बार आपसे बात कर लूं। प्राइस बहुत अग्रेसिवली आई है या बहुत धीरे धीरे करके आई है? क्या मैं ऐसे एक कंजर्वेटिव टाइप से बिहेवियर देख सकता हूं ना, मान सकता हूं ना कि हाँ कोई बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं है प्राइस में। और यदि इसी को मैं आपके साथ कंपेयर, और यही वजह रही कि ये एक नॉन कोइंसाइडिंग एरिया चल गया, यही तो वजह रही कि ये एक नॉन कोइंसाइडिंग एरिया चल गया, ये वाला एज एन एमआईटी ट्रेड, ये एरिया चल गया ना। प्राइस जस्ट पहुंची और यहां से ऊपर। यस और नो? प्राइस जस्ट पहुंची है और यहां से ऊपर, ये वाले पॉइंट से। ठीक है, अभी अभी जो ये वाला एरिया है ना, ये जो हमने क्वार्टरली का एरिया मार्क किया हुआ है,
ये मंथली का एरिया मार्क किया हुआ है, ये वाला पॉइंट। ये ऐसे पॉइंट है, हो सकता है कल कल प्राइस यहां से थोड़ा सा नीचे आकर या इसी रेंज से अपर सर्किट लगा दे, बहुत शानदार तरीके से ऊपर चली जाए। ये एग्जैक्टली वही उसी तरह के पॉइंट है। बट अपन ने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए चूज किया है, फिलहाल ट्रेडिंग बाद में करवा देंगे, इसमें पहले आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। अब एक अग्रेसिव होने का एग्जांपल यदि मैं दूं, नॉर्मल सा इंडिया सीमेंट, इसको क्या कहेंगे भाई आप? ये मतलब ये समझो कि इन चार कैंडल को हटा दो, यहां तक भी क्या कहोगे आप इसे? ये कितना अग्रेसिवली प्राइस आ रही है, दिख रहा है कि प्राइस कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए आ रही है। अब इसमें जो आपको याद है, हमने एक ये एमआईटी ट्रेड फाइंड आउट करी थी, ये हमारा लोकेशन था, ये हमारा लोकेशन था मंथली का, याद है ना आपको? डेली पर हमारे पास मल्टीपल डिमांड जोन्स थे, एक डिमांड जोन ये था, सेकंड डिमांड जोन ये था, थर्ड डिमांड जोन ये पार्शली कोइंसाइड करता हुआ था, फोर्थ डिमांड जोन ये फुली कोइंसाइड करता हुआ था। और इनके सारे ट्रेड स्कोर भी हमें पता थे, क्या क्या ट्रेड स्कोर है इनके, याद है ना ये सारे पॉइंट। अब आप मुझे बताओ कि अभी तक जो बता दिया उसमें से ही मुझे बताओ, क्या डिमांड जोन फर्स्ट, डिमांड जोन सेकंड, ये दोनों नॉन कोइंसाइडिंग है या कोइंसाइडिंग है? दोनों ही नॉन कोइंसाइडिंग, दोनों के दोनों ही नॉन कोइंसाइडिंग। और प्राइस जिस तरह से अग्रेसिवली आई है, तो मैं भी अग्रेसिवली ट्रेड करूंगा? नहीं। प्राइस जब अग्रेसिवली आ रही है तो मुझे थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाना है, तो मुझे थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाना है। बॉलर यदि अपनी अच्छी फॉर्म में है, लास्ट ही ओवर में उसने 3 विकेट चटकाए हैं, तो बैट्समैन को थोड़ा सा संभल कर खेलना चाहिए। ऐसे ही होता होगा ना, कोई ट्रेनिंग होती होगी जब उनकी, बस। तो मैं यहां पर जो प्राइस इतनी अग्रेसिवली आ रही है, तो मैं, मेरी प्रायोरिटी डिमांड ऑन फर्स्ट। आपको डिमांड ऑन, आपको ही कहेगा सर हमें तो आज पता चल रहा है कि यार अग्रेसिव है, यहां पर भी तो पता चल रहा था। यहां पर भी तो पता चल रहा था। चलिए, यहां भी पता नहीं चला, इस कैंडल के बाद तो पता चल गया कि यार जब 10% डाउन आने के बाद प्राइस 10% डाउन है और नॉन कोइंसाइडिंग एरिया में एंट्री दे रही है, तो वो अपने आप ही अग्रेसिव सिचुएशन हो गई ना। जब प्राइस अग्रेसिव है तो खुद खुद कंजर्वेटिव हो जाओ, जब प्राइस अग्रेसिव आ रही है तो खुद कंजर्वेटिव हो जाओ, और प्राइस कंजर्वेटिव आ रही तो खुद आप अग्रेसिव हो सकते हो। प्राइस कंजर्वेटिवली आ रही है तो खुद आप अग्रेसिव हो सकते हो। मतलब कि प्राइस जब बहुत शानदार डाउन मूव या अप मूव के साथ साथ आ रही है, अपने जोन को अप्रोच कर रही है, तब आप सिर्फ और सिर्फ कोइंसाइडिंग एरिया पर फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ कोइंसाइडिंग एरिया पर फोकस करो। और जब प्राइस नॉर्मली आ रही है, तब आप कभी कभी नॉन कोइंसाइडिंग एरिया भी, अग्रेसिव एरिया भी ट्रेड कर सकते हो। इज इट क्लियर? और ये अग्रेसिवनेस देखने का स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम डेली में मानता हूं। देखो मंथली देखोगे तो और ज्यादा अग्रेसिव लगेगा। मंथली एक ऐसा हो गया कि यार हाँ, हम रिफाइन के तौर पर, रिफाइनिंग के तौर पर देख सकते हैं कि यार मंथली पर भी इसी तरह से आ रही है। मंथली की दो कैंडल तो नहीं है कहीं इतनी बड़ी रेड। जैसे आप एक बात बताएं, मंथली की ये दो ग्रीन कैंडल देखकर आपको प्राइस में अग्रेसिवनेस दिख रही है ना? दिख रही है ना, क्योंकि दो मंथ में लगातार प्राइस ऊपर गई। इवन आप डेली पर भी देखोगे तो डेली पर भी कितनी बड़ी बड़ी गैप वाली कैंडल दिख रही है। उतना ही इंपैक्ट नीचे भी दिखता है, उतना ही इंपैक्ट ऊपर भी दिखता है। और यदि मैं यहां की बात करूं, इस मंथली के एरिया की, आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि वैसे तो ये समझ लो मंथली और डेली दोनों ही, जब आप सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, अग्रेसिव कंजर्वेटिव प्राइस किस तरह से आ रही है, वो आपको एक मिरर इमेज ही दिखेगी 90% केस में। 90% केस में वो आपको मिरर इमेज ही दिखेगी। बट फिर भी स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम आप पंकज डेली का देख ले, कि डेली पर ही ज्यादा, डेली पर ही ज्यादा प्रेफरेंस है। ओके।
ये हो गया अग्रेसिव और कंजर्वेटिव होने का फर्स्ट चैप्टर। कोई ज्यादा भारी तो नहीं लगा? डेली बोल रहा हूं विपिल, वही तो मैं डेली बोल रहा हूं। हाँ, अच्छी तरह से समझ में आ गया। कर सकते हैं नितिन शर्मा, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आते हैं सेकंड फेज पे। आई होप कि ये भी इसी तरह से आपको समझ में आ जाए। अब देखो, पता है क्या है कि ये आपका टाइम है जब आपको हर तरह के एग्जाम्पल दिख रहे हैं। कई कई बार जब मार्केट तो बिल्कुल टॉप पर होता है, धन बहादुर एकदम अप होता है, शेयर्स भी ज्यादातर अप होते हैं, तो हो सकता है उनमें से इंडिया सीमेंट वाले एग्जाम्पल मुझे ना मिल पाए। हो सकता है उसमें कोई बनी बनाई आईडीएफसी फर्स्ट की ट्रेड मुझे ना मिल पाए। ऐसा होता है ना। तो मतलब हर हर मार्केट के टाइम पे हर एक तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। हमेशा ऐसा नहीं कि इसी तरह के एग्जाम्पल हमेशा मिलते होंगे, फिर वो ढूंढने पड़ते हैं और ज्यादा मेहनत होती है। अब बिना ढूंढे ही अपने सामने ही। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक, इसी का ही सेकंड पार्ट कि व्हेन टू बी अग्रेसिव और व्हेन टू बी कंजर्वेटिव का मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझना। हाँ, इस बार की क्लास में लाइव एग्जाम चल रहा है। लाइव एग्जाम। आई बात समझ में? और वो कैसे, आपको याद है आईडीबीआई का चार्ट? आईडीबीआई जो हमने क्लास स्टार्ट ही करी थी उसके बाद मैंने बताया कि भाई देखो ये क्वार्टरली के और मंथली के डिमांड जोन में आया है, उसके बाद चला है। याद है आपको ये बात कि आईडीबीआई ऐसे ही नहीं चला? जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी, जब हम डिमांड सप्लाई सीखना, डेफिनेशन ही जब हमने डिमांड सप्लाई की सीखी थी, सोचो वो दूसरी क्लास थी और 11वीं क्लास है, हम कहां से कहां आ गए। ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन जिसमें प्राइस आकर इतनी शानदार तरीके से ऊपर चली, और हम क्या बात कर रहे थे कि प्राइस एक बार के लिए इस वीकली के सप्लाई जोन में रुकेगी। ऐसा ऐसी कोई बात थी ना अपनी कि ये वीकली का सप्लाई जोन है, यहां पर हो सकता है प्राइस रुके। अब डेली पर जा रहा हूं, अभी ये वीकली है, मैं डेली पर जा रहा हूं। क्या डेली पर प्राइस रुकी थी? रुकी भी थी और नीचे भी आई थी। यस और नो? रुकी भी थी और नीचे भी आई थी। और नीचे आकर फिर से एक एक नया रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया। कितनी शानदार क्लोजिंग के साथ बनाया है, नहीं बनाया डेली का डिमांड जोन? और फिर आज उसी डिमांड जोन में आकर ये 6-7% अप था, इस डिमांड जोन में आकर। अब तो सब याद आ गया होगा ना। ऐसे कोई पुराना एग्जाम्पल जो डिस्कस किया हुआ होता है और जो चल भी जाता है हमारे हिसाब से, या नहीं भी चलता अपने हिसाब से, तो वो याद रह जाता है ना। बिल्कुल, वो याद रह जाता है। इसी बात के भरोसे मैंने आपको एक दिन ये बात करी थी कि भाई आप इन रिकॉर्डिंग्स को, इन क्लासेस को जितना सीरियसली लोगे, फिर आपको कभी कभी कोई कोई सेशन यदि आपको रिवाइज करना हुआ, तो एक सेशन से हो सकता है आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाए, दो सेशन से हो सकता है आपका कोई पूरा कोर्स ही रिवाइज हो जाए, क्योंकि वो एक पढ़ी हुई किताब है। थोड़ा सा सब देखा, उसी में सब सब कुछ बहुत शानदार मेमोरी में से अपने आप ही निकल कर बाहर आने लगा। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैंने डेफिनेशन आप लोगों से पूछी और आप लोगों ने बताई, क्या ये डेली के डिमांड ने वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया था? ये इस डेली के डिमांड जोन का अचीवमेंट है। डेली के डिमांड जोन का अचीवमेंट है कि इसने अपोजिंग जोन को ब्रेक किया था। ये इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल से समझ नहीं आएगा, और एग्जाम्पल लगेंगे। और एग्जाम्पल कैसे लगेंगे कि जस्ट एल ही ओपन कर रहा हूं, शायद इसमें हो। हमें ये पता था कि ये वीकली का डिमांड जोन है, वीकली का डिमांड जोन है, और हमें ये पता है कि ये वीकली का सप्लाई जोन है। क्या वीकली के डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है
जब वीकली के डिमांड सप्लाई की बात हो रही तो हमें ये पता चल रहा है कि सप्लाई ने डिमांड को ब्रेक किया है। वीकली के सप्लाई जोन का अचीवमेंट है कि उसने वीकली के डिमांड जोन को ब्रेक किया है। मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर आया। लोअर टाइम फ्रेम पर यदि मुझे डेली में ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन दिख रहा है, क्या इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन को भी यही सेम क्रेडिट जाता है कि इसने भी वीकली के डिमांड जोन को ब्रेक किया है? यस, क्योंकि एक्चुअली ये उसी का ही पार्ट है। ये डेली का सप्लाई जोन भी इसी का पार्ट है जिसने कि वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया, जिसने कि वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया। और यदि मैं आपसे कहूं ये WIT ट्रेड आपको याद है अपनी इसमें जस्ट डायल में WIT ट्रेड याद है? इस तरह से ये वाले दो एरियाज थे। यदि मैं इस एरिया की बात करूं कि मेरे पास प्रॉपर एक WIT ट्रेड का सेटअप है, तो 125 मिनट की डिमांड जोन सप्लाई जोन भी मुझे यही बता रहा है कि इसने वीकली के डिमांड जोन को ब्रेक किया। कोई बात नहीं इसमें। 125 मिनट का डिमांड जोन भी यही सप्लाई जोन भी यही बता रहा है कि इसने वीकली के डिमांड जोन को ब्रेक किया। अब इसको और थोड़ा सा रिफाइन करके सिंपल बना देते हैं। जब हमने सप्लाई जोन एज ए लोकेशन अच्छा देखा और हमने लोकेशन अच्छा देखा और हमने कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग भी अच्छी देखी, तो वो ज्यादातर केस में अपने आप ही ये सीन हो गया कि उसका अचीवमेंट होगा और अचीवमेंट प्रो होगा, कि उसका अचीवमेंट होगा और अचीवमेंट प्रो होगा। जैसे यदि मैं बात करूं आज के IDFC फर्स्ट बैंक की, IDFC फर्स्ट बैंक में यदि डेली के ये एरियाज हैं, क्या डेली के ये एरियाज मैंने बिल्कुल कोइंसाइड फाइंड आउट किए हैं? और ये कोइंसाइड करते हुए क्या इनकी क्लोजिंग अच्छी है? क्लोजिंग अच्छी अच्छे होते हुए क्या इसका अचीवमेंट भी है? और अचीवमेंट होते होते एक अचीवमेंट प्रो वाली भी बात समझ में आती है कि हो सकता है यार यहाँ पर कोई वीकली के सप्लाई जोन हो। मतलब एक छोटी सी बात देख लो, यदि आपको यहाँ नहीं दिखता ठीक है कोई बात नहीं, वैसे इतना दूर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट यहाँ वाली बाइंग ने ऊपर जाते हुए कहीं इस सेलिंग को ब्रेक किया हुआ है, कहीं इस सेलिंग को भी ब्रेक किया हुआ है, मतलब बहुत सारी पीछे आसपास नहीं रहा तो पीछे रहा। ये ऑल टाइम हाई का केस रहा इस वजह से, अदरवाइज इसने सेलिंग को तो ब्रेक किया है। लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड ने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई को ब्रेक कर दिया। लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई ने हायर टाइम फ्रेम के डिमांड को ब्रेक कर दिया। ये हो गया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, अचीवमेंट प्रो, अचीवमेंट प्रो। आगे बात समझ। अब जो एक कौन सा एग्जांपल था, शायद वर्लपूल था। वर्लपूल में यदि इस वीकली के डिमांड ने उनको कुछ ये क्रेडिट मिल जाता कि इसने किसी मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया हुआ है, क्या ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड जोन होता? शायद चल जाता, शायद चल जाता, बट ये एक सिंपल नॉर्मल से अचीवमेंट वाला जोन था। इसका अचीवमेंट है, अचीवमेंट प्रो है, अचीवमेंट तो है, बट उस अचीवमेंट में ये कैसे कहूं कि यार भाई अचीवमेंट है ठीक है अच्छी बात है, बट ऐसे कैसे कह लूं कि किसी ने कुछ अचीव किया तो उसको क्वार्टरली के सप्लाई जोन से ही मैं डायरेक्ट फाइट करवा दूं? अचीवमेंट है ठीक है, बट क्वार्टरली के सप्लाई जोन के अगेंस्ट थोड़ी ना जीत पाएगा। यस और नो? बस अब वापस यहां आता हूं मैं, एक सेकंड इसको तो एज इट इज रहने देता है। डिमांड जोन ने किसी सप्लाई को ब्रेक कर दिया तो वो उस डिमांड जोन का अचीवमेंट हो गया, और किसी सप्लाई ने किसी डिमांड को ब्रेक कर दिया, किसी सप्लाई ने किसी डिमांड को ब्रेक कर दिया तो वो उस सप्लाई का अचीवमेंट हो गया। कैसे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही सब समझ आएगा। बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ नहीं आना, एग्जाम्पल से ही सब समझ आएगा। डोंट वरी, एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे, बिना एग्जाम्पल के तो कुछ नहीं होता। यहां जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन जब ऊपर गया
क्या अपने आप ही ये बात हो गई कि इसने इस वाली सेलिंग को, इस वाले सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया है? यस और नो? ये इस डिमांड जोन का अचीवमेंट है। यदि मैं बात करूं, सिंपल सी बात बताएं, देखिए, एक एक कैंडल को देखना, अब जो मैं कैंडल बना रहा हूं ना, उस कैंडल को देखना, रैली, बेस और रैली। यहां पर एक नया डिमांड जोन बना है। जितनी पिक्चर आपको दिख रही है उस पिक्चर को देखो, क्या ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है? एक्चुअली अचीवमेंट एक क्लोजिंग टाइप की ही बात है, क्लोजिंग का ही एक नया वर्जन, क्लोजिंग का ही एक नया वर्जन, क्लोजिंग को ही हम एक नया नाम दे रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस करते हुए। क्या इस रैली बेस रैली की क्लोजिंग अच्छी है? ये तो समझ में आया, समृद्धि, रैली बेस रैली की क्लोजिंग अच्छी है। और क्या रैली बेस रैली जब बना तो उसने इस प्रीवियस रैली बेस ड्रॉप को ब्रेक कर दिया? क्या जब रैली बेस रैली बना तो उसने इस रैली बेस ड्रॉप को ब्रेक कर दिया? ये इसका अचीवमेंट है। ऑलमोस्ट एक जैसी बातें हैं, बस उसमें एक बात ये हो गई, किसी डिमांड ने किसी सप्लाई को ब्रेक किया, इस डिमांड ने सप्लाई को ब्रेक किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हम ये रैली बेस रैली की बात कर रहे थे, क्वार्टरली के इस रैली बेस रैली की बात कर रहे थे। इसका अचीवमेंट क्या है? क्या इसका अचीवमेंट दिख रहा है आपको कि यार इसने किसी सप्लाई जोन को ब्रेक किया? एक्चुअली पीछे कोई सप्लाई जोन था ही नहीं, तो इसका अचीवमेंट है ऑल टाइम हाई देना। बट वहीं पे मैं यदि इस ड्रॉप बेस रैली की बात करता हूं, ये जो ड्रॉप बेस रैली है, क्या इस ड्रॉप बेस रैली का अचीवमेंट ये हो गया कि इसने इस रैली बेस ड्रॉप को ब्रेक किया है, इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया है? मारुति का एग्जाम्पल आपके सामने होगा। मारुति में जो वीकली का ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन हमने मार्क किया एज ए लोकेशन, क्या अपने आप में इसका अचीवमेंट है कि इसने सेलिंग वाली रेंज को ब्रेक किया, चाहे वो सप्लाई है या सेलिंग है, एक क्लोजिंग का ही थोड़ा सा और प्रो वर्जन। यस। यदि मैं इंडिया सीमेंट की बात करूं, क्या इंडिया सीमेंट में डेली के इन डिमांड जोन्स का, नीचे वाले, ऊपर वाले डेली के डिमांड जोन्स का शायद ये अचीवमेंट है कि ऑल टाइम हाई पर बने। इन्होंने तो शायद ऑल टाइम हाई फॉर्म भी नहीं किया, ये तो ऑल टाइम हाई पर बने। बट यहां पर इन डिमांड जोन थर्ड और डिमांड जोन फोर्थ में तो ये अचीवमेंट हो गया होगा ना, कि यार देखो ये इतनी अच्छी तरह से ऊपर गई तो ऊपर वाली ये सेलिंग को ब्रेक किया, काफी अच्छी सेलिंग को ब्रेक करके ऊपर गए ना। इवन नीचे वाले डिमांड जोन फोर में ये वाली सेलिंग को ब्रेक किया। जब कोई डिमांड किसी सप्लाई को ब्रेक कर दे, जब कोई बाइंग किसी सेलिंग को ब्रेक कर दे, वो उसका अचीवमेंट है, वो उसको मेडल मिल गया एक, कि किसी डिमांड ने किसी सप्लाई को ब्रेक कर दिया। एक अच्छी क्लोजिंग वाली बात हो गई। किसी सप्लाई ने किसी डिमांड को ब्रेक कर दिया, किसी सप्लाई ने किसी डिमांड को ब्रेक कर दिया। मेरे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बन गया ना? यस और नो? क्या इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया है? इसको अप्लाई करने वाला मैं बता रहा, इसको अभी से ये दिमाग में मत सोचो कि यार इसे अप्लाई कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। आप बात को समझो। मैं जो कुछ भी चाह रहा हूं वो ये चाह रहा हूं, बाइंग एरिया जेन्युइन हो, सेलिंग एरिया जेन्युइन हो, बाइंग एरिया जेन्युइन हो, सेलिंग एरिया जेन्युइन हो, बाइंग एरिया अच्छा हो, सेलिंग एरिया अच्छा हो। क्या ये ड्रॉप बेस ड्रॉप ने इस प्रीवियस किसी रेंज को ब्रेक किया ना, और इसको भी ब्रेक कर देगा तो और अच्छी बात हो जाएगी कि इसको ब्रेक कर दिया, तो ये सप्लाई का अचीवमेंट हो गया। जो हम जस्ट डायल में ये जो वीकली का लोकेशन हमने देखा, क्या इस वीकली के इस रैली बेस्ड ड्रॉप ने, जब वीकली का देखो, सिंपल बात करो, जितनी कैंडल्स में दिखा रहा हूं उतनी कैंडल्स देखो, पहले मेरे पास डिमांड जोन था ना? था। जैसे ही रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन बना, डिमांड जोन ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। डिमांड जोन को ब्रेक करने का क्रेडिट किसे जाएगा? सप्लाई जोन। तो ये इस सप्लाई जोन का अचीवमेंट है। तो डेफिनेशन भी हो गई और एग्जाम्पल भी हो गए।
यदि मैं बात करूं ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, क्या इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन की रैली ने सप्लाई जोन को ब्रेक किया? पीवीएस ने। और इस ड्रॉप बेस रैली ने भी यही कहूंगा कि इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया? बिल्कुल किया। दोनों ने ही। तो इसने शुरुआत करी, ये बाद में ऐड हुआ, ठीक है, ब्रेक तो किया। क्या इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन ने कुछ ब्रेक किया? ऊपर जो मैंने सर्कल मार्क किया है, इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन ने कुछ ब्रेक किया? नहीं किया। इसका अचीवमेंट नहीं है, इसका अचीवमेंट नहीं है। आई बात समझ? शाबाश। और कोई ऑल टाइम हाई पर तो कुछ अपोजिंग है ही नहीं, तो ठीक है, ऑल टाइम हाई पर तो वो लेग आउट की स्ट्रेंथ ही देखेंगे। ऑल टाइम हाई पर तो उस लेग आउट की स्ट्रेंथ ही देखेंगे। बीएसई का ये जो ड्रॉप बेस रैली था, क्या इसका अचीवमेंट है कि इसने इस रेंज को ब्रेक किया? बिल्कुल किया। अब इसमें एक और एड ऑन, एक और नई और एक और शानदार बात सुनिए। यदि कोई फिफ्थ क्लास का बच्चा एट्थ क्लास के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देता है, तो क्या वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा माना जाएगा? क्या कोई 80 केजी का रेसलर 150 केजी के रेसलर को हरा देता है अपने से डबल? वो सुल्तान मूवी देखी है? सुल्तान में सुल्तान कब बनता है? वो जब वो डबल, अपने से ज्यादा डबल वेट कैटेगरी में, सलमान खान वाली, अपने से ज्यादा डबल वेट कैटेगरी वाले रेसलर को हरा देता है। तो सिंपल, ये नहीं देखी मूवी, ठीक, ये तो सुना है ना। ये तो सही हो सकती है ना बात कि किसी फिफ्थ क्लास के बच्चे ने एट्थ क्लास का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, वो अपने आप ही बड़ी बात हो गई। वो अपने आप ही, वो बच्चा, वो पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। अब इस बात पे आप मुझे बताओ कि मैं डिमांड सप्लाई की थ्योरी में से क्या कहना चाह रहा हूं। मैं रुक रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मैं रुक रहा हूं, टाइप करो और बताओ मैं डिमांड सप्लाई थ्योरी में इस बात को क्या कहना चाह रहा हूं। टूटा फूटा जैसा आंसर देना है सबसे चाहता हूं, मैंने चैट सिर्फ मेरे लिए कर रखी है, सब लोग लिख दीजिए। वेरी गुड, बहुत शानदार, सब मतलब बहुत बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात लिख रहे हैं कि लोअर टाइम फ्रेम ने हायर टाइम फ्रेम को ब्रेक कर दिया, वेदांशु और दिव्यांशु। लोअर टाइम फ्रेम ने हायर टाइम फ्रेम को ब्रेक कर दिया, राजेश। डेली के डिमांड जोन ने मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, अमित। अमित आप हैं, अमित कह रहे हैं मैं भी हूं। मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जो गलत बता रहे थे या जो बता नहीं पा रहे थे, ठीक है अमित, आपने सही बताया होगा ना शायद। छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन ने बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को, सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन ने बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई को ब्रेक कर दिया, और छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई ने बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड को ब्रेक कर दिया। सिंपल। ये है अचीवमेंट का एक और प्रो वर्जन, अचीवमेंट का एक और प्रो वर्जन। आई बात समझ में? और वो कैसे, आपको याद है आईडीबीआई का चार्ट? आईडीबीआई जब हमने क्लास स्टार्ट ही करी थी उसके बाद मैंने बताया कि भाई देखो ये क्वार्टरली के और मंथली के डिमांड जोन में आया है, उसके बाद चला है। याद है आपको ये बात कि आईडीबीआई ऐसे ही नहीं चला? जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी, जब हम डिमांड सप्लाई सीखना, डेफिनेशन ही जब हमने डिमांड सप्लाई की सीखी थी, सोचो वो दूसरी क्लास थी और 11वीं क्लास है, हम कहां से कहां आ गए। ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन जिसमें प्राइस आकर इतनी शानदार तरीके से ऊपर चली, और हम क्या बात कर रहे थे कि प्राइस एक बार के लिए इस वीकली के सप्लाई जोन में रुकेगी। ऐसी कोई बात थी ना अपनी कि ये वीकली का सप्लाई जोन है, यहां पर हो सकता है प्राइस रुके। अब डेली पर जा रहा हूं, अभी ये वीकली है, मैं डेली पर जा रहा हूं। क्या डेली पर प्राइस रुकी थी? रुकी भी थी और नीचे भी आई थी। यस और नो?
रुकी भी थी और नीचे भी आई थी, और नीचे आकर फिर से एक एक नया ड्रॉप रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया। कितनी शानदार क्लोजिंग के साथ बनाया है, नहीं बनाया डेली का डिमांड जोन। और फिर आज उसी डिमांड जोन में आकर ये 6-7% अप था, इस डिमांड जोन में आकर। अब तो सब याद आ गया होगा ना। ऐसे कोई पुराना एग्जाम्पल जो डिस्कस किया हुआ होता है और जो चल भी जाता है हमारे हिसाब से, या नहीं भी चलता अपने हिसाब से, तो वो याद रह जाता है ना। बिल्कुल, वो याद रह जाता है। इसी बात के भरोसे मैंने आपको एक दिन ये बात करी थी कि भाई, आप इन रिकॉर्डिंग्स को, इन क्लासेस को जितना सीरियसली लोगे, फिर आपको कभी कभी कोई कोई सेशन यदि आपको रिवाइज करना हुआ, तो एक सेशन से हो सकता है आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाए, दो सेशन से हो सकता है आपका कोई पूरा कोर्स ही रिवाइज हो जाए, क्योंकि वो एक पढ़ी हुई किताब है। थोड़ा सा सब देखा, उसी में सब सब कुछ बहुत शानदार मेमोरी में से अपने आप ही निकल कर बाहर आने लगा। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैंने डेफिनेशन आप लोगों से पूछी और आप लोगों ने बताई, क्या ये डेली के डिमांड ने वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया था? ये इस डेली के डिमांड जोन का अचीवमेंट है। डेली के डिमांड जोन का अचीवमेंट है कि इसने अपोजिंग जोन को ब्रेक किया था। ये इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल से समझ नहीं आएगा, और एग्जांपल लगेंगे। और एग्जांपल कैसे लगेंगे कि जस्ट एल ही ओपन कर रहा हूं, शायद इसमें हो। हमें ये पता था कि ये वीकली का डिमांड जोन है, वीकली का डिमांड जोन है, और हमें ये पता है कि ये वीकली का सप्लाई जोन है। क्या वीकली के डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है? जब वीकली के डिमांड सप्लाई की बात हो रही, तो हमें ये पता चल रहा है कि सप्लाई ने डिमांड को ब्रेक किया है। वीकली के सप्लाई जोन का अचीवमेंट है कि उसने वीकली के डिमांड जोन को ब्रेक किया है। मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर आया। लोअर टाइम फ्रेम पर यदि मुझे डेली में ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन दिख रहा है, क्या इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन को भी यही सेम क्रेडिट जाता है कि इसने भी वीकली के डिमांड जोन को ब्रेक किया है? यस, क्योंकि एक्चुअली ये उसी का ही पार्ट है। ये डेली का सप्लाई जोन भी इसी का पार्ट है, जिसने कि वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया, जिसने कि वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया। और यदि मैं आपसे कहूं, ये WIT ट्रेड आपको याद है अपनी इसमें जस्ट डायल में? WIT ट्रेड याद है? इस तरह से ये वाले दो एरियाज थे। यदि मैं इस एरिया की बात करूं कि मेरे पास प्रॉपर एक WIT ट्रेड का सेटअप है, तो 125 मिनट की डिमांड जोन सप्लाई जोन भी मुझे यही बता रहा है कि इसने वीकली के डिमांड जोन को ब्रेक किया। कोई बात नहीं इसमें। 125 मिनट का डिमांड जोन भी यही, सप्लाई जोन भी यही बता रहा है कि इसने वीकली के डिमांड जोन को ब्रेक किया। अब इसको और थोड़ा सा रिफाइन करके सिंपल बना देते हैं। जब हमने सप्लाई जोन एज ए लोकेशन अच्छा देखा, और हमने लोकेशन अच्छा देखा, और हमने कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग भी अच्छी देखी, तो वो ज्यादातर केस में अपने आप ही ये सीन हो गया कि उसका अचीवमेंट होगा और अचीवमेंट प्रो होगा, कि उसका अचीवमेंट होगा और अचीवमेंट प्रो होगा। जैसे यदि मैं बात करूं आज के IDFC फर्स्ट बैंक की, IDFC फर्स्ट बैंक में यदि डेली के ये एरियाज हैं, क्या डेली के ये एरियाज मैंने बिल्कुल कोइंसाइड फाइंड आउट किए हैं? और ये कोइंसाइड करते हुए क्या इनकी क्लोजिंग अच्छी है? क्लोजिंग अच्छी अच्छे होते हुए क्या इसका अचीवमेंट भी है? और अचीवमेंट होते होते एक अचीवमेंट प्रो वाली भी बात समझ में आती है कि हो सकता है यार यहाँ पर कोई वीकली के सप्लाई जोन हो। मतलब एक छोटी सी बात देख लो, यदि आपको यहाँ नहीं दिखता, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे इतना दूर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट यहाँ वाली बाइंग ने ऊपर जाते हुए कहीं इस सेलिंग को ब्रेक किया हुआ है, कहीं इस सेलिंग को भी ब्रेक किया हुआ है, मतलब बहुत सारी पीछे, आसपास नहीं रहा तो पीछे रहा, ये ऑल टाइम हाई का केस रहा इस वजह से।
अदरवाइज इसने सेलिंग को तो ब्रेक किया है। लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड ने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई को ब्रेक कर दिया। लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई ने हायर टाइम फ्रेम के डिमांड को ब्रेक कर दिया। ये हो गया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, अचीवमेंट प्रो, अचीवमेंट प्रो। आगे बात समझ। अब जो एक कौन सा एग्जांपल था, शायद वर्लपूल था। वर्लपूल में यदि इस वीकली के डिमांड में उनको कुछ ये क्रेडिट मिल जाता कि इसने किसी मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया हुआ है, क्या ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड जोन होता? शायद चल जाता, शायद चल जाता। बट ये एक सिंपल नॉर्मल से अचीवमेंट वाला जोन था। इसका अचीवमेंट है, अचीवमेंट प्रो है, अचीवमेंट तो है। बट उस अचीवमेंट में ये कैसे कहूं कि यार भाई अचीवमेंट है, ठीक है, अच्छी बात है, बट ऐसे कैसे कह लूं कि किसी ने कुछ अचीव किया तो उसको क्वार्टरली के सप्लाई जोन से ही मैं डायरेक्ट फाइट करवा दूं? अचीवमेंट है, ठीक है, बट क्वार्टरली के सप्लाई जोन के अगेंस्ट थोड़ी ना जीत पाएगा। यस और नो? बस। अब वापस यहां आता हूं मैं। एक सेकंड, इसको तो एज इट इज रहने देता है। मंथली सप्लाई जोन और एग्जांपल है, और इन डेप्थ जाएंगे इसी टॉपिक पे। मंथली सप्लाई जोन है हमारा, और इस मंथली सप्लाई जोन के साथ ठीक है, ये हमारी कुछ ड्राइंग थी, और इसके साथ साथ हम इसको ब्रेक होना बता रहे थे और इसको चलना बता रहे थे। यही क्या कहा था, विदाउट एनी गुड क्लोजिंग हम किसी डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करेंगे। कही थी ना आपसे ये बात। जब किसी डिमांड की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, सप्लाई की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, तो हम उसे ट्रेड नहीं करेंगे। कौन से टाइम फ्रेम की बात थी ये? लोकेशन और एग्जीक्यूशन? सभी लोग बताएं। एग्जीक्यूशन की बात थी। और यदि मैं आज आपको एक और रूल कह रहा हूं, जो कि है एक क्लोजिंग टाइप की ही बात, कि बिना किसी अचीवमेंट मैं किसी डिमांड या सप्लाई को ट्रेड नहीं करूंगा, तो इसको भी हम एग्जीक्यूशन के लिए रख लें, इस वाले पॉइंट को भी एग्जीक्यूशन के लिए कंसीडर कर लें। यस, आपके एजुकेशन टाइम फ्रेम का अचीवमेंट होना ही चाहिए। जैसे मान के चलिए कल को मैं इस ड्रॉप बेस रैली के इस एरिया को इस तरह से ट्रेड करता हूं। अब कोई ये कहे कि सर इसको ऐसे ट्रेड कर लीजिए, यहां पर दो बातें अभी भी आ रही हैं क्या मन में आपके, कि सर एक तो ये एरिया इस तरह से हो सकता है और एक एरिया इस तरह से हो सकता है, मतलब एक तो हो गया दो बेस कर्नल और एक हो गया एक बेस कर्नल। सब वोटिंग करके बता दो, इस एरिया में मैं दो बेस कर्नल मानूंगा, एक बेस कर्नल मानूंगा। एक बेस कर्नल सफिशिएंट है, एक ही बेस कर्नल है, बहुत है, क्योंकि ये वाली काफी अच्छी है, ओरिजिन भी है और काफी अच्छी है। ये बेस होने के बाद भी बेस जैसा बिहेव नहीं किया इसने, ऊपर की तरफ लेकर गई, और उसके बाद भी यदि, एक छोटी सी बात बताओ, यदि सिर्फ इतनी सी बात होती, यहां तक की ही बात होती, क्या आप इसे कंसीडर करते? यहीं तक की बात होती, क्या इसे कंसीडर करते? नहीं ना। इसके बाद ऊपर गई तो अपने आप ही अच्छी बात हो गई, और अच्छी बात हो गई। और यदि मैं इस वीकली के डिमांड जोन के अचीवमेंट की बात करूं, क्या इस वीकली के ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन का अचीवमेंट है किसने ऊपर जाते हुए इस कंप्लीट सेलिंग, इवन इस सेलिंग इसको ब्रेक किया हुआ है? यस, बिल्कुल ब्रेक किया हुआ है। और मैं और बड़े टाइम फ्रेम पर गया तो मुझे पता चला, भाई देखो इस वीकली ने तो मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया हुआ है, कहीं यहीं पर तो थी वीकली का। जैसे मैं मल्टी चार्ट ओपन करता हूं, इस मल्टी चार्ट में देखें, ये मेरे पास लेफ्ट साइड में मंथली का सप्लाई जोन है और राइट साइड में है वीकली सप्लाई जोन। आप मुझे बताएं कि क्या वीकली के डिमांड जोन ने मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया हुआ है? मुझे दिख रहा है ना यहाँ पर, ये कोई रेंज है 1500 के आसपास की, जहां वीकली का डिमांड जोन है, जहां मेरा एक कर्सर है। ये कोई रेंज है 1500 के आसपास की, जहां मेरा वीकली का कर्सर दिख रहा है आपको, वीकली के डिमांड जोन का। और लेफ्ट साइड में यदि मैं देखूं, मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया। यस,
बस ऐसी ही बातें हैं जो आपके जोन को अच्छा या बुरा बनाती हैं, जो आपके जो आपको अग्रेसिव होने के लिए भी, यदि मैं आपके सामने कहता हूं कि भाई देखो, यदि मैं आपके सामने कहता हूं कि भाई देखिए, मेरे पास वर्लपूल में क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ठीक है, ये डिमांड जोन एज ए लोकेशन डिमांड जोन ठीक है, प्राइस ऑलरेडी सप्लाई जोन से आ रही है। ये पता है हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? आपको याद है 8th क्लास में महाभारत वाला एग्जाम्पल, जिसमें हमने श्री कृष्णा और अर्जुन की दूरी के बारे में बात करी थी, पितामह भीष्म और दुर्योधन की दूरी के बारे में बात करी थी, किससे कितनी दूरी है? यदि पितामह भीष्म और दुर्योधन एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ा टाइम फ्रेम एक साथ लड़ाई लड़ रहा है, और अर्जुन को अकेले लड़ना पड़ गया, तो मुश्किल काम हो जाएगा। यस, वही बात है। ये मेरे पास क्वार्टरली का लोकेशन है, मंथली की मेरे पास ये पिक्चर है, होने को तो मंथली का भी डिमांड जोन है, और वीकली का क्या मेरे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली नॉन कोइंसाइडिंग एरिया मुझे दिख रहा है? वीकली का एक नॉन कोइंसाइडिंग एरिया मुझे दिख रहा है। देखो, ऊपर से नीचे आते हुए काफी अच्छी सेलिंग आ गई है, वीकली के काफी डिमांड जोन, एक ये डिमांड जोन ब्रेक किया, उसके बाद तो कोई डिमांड जोन एक्चुअली था नहीं, बट आई थिंक डेली के कुछ एक डिमांड जोन भी ब्रेक किए होंगे। दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आए तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक करके आएगा ही। बट आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये वीकली का एग्जीक्यूशन अपने क्या ये वीकली का एग्जीक्यूशन अपने हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है? नहीं ना। एक ट्रेड की बात करूं, सेटअप की बात करूं, सेटअप मेरा अग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है? सेटअप अग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है? अग्रेसिव है। और वहीं पे यदि मैं इसको ड्रॉप बेस रैली 5 बेस कैंडल वाला और ओरिजिन पॉइंट वाला जोन मानता हूं, नीचे वाला एरिया अग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है? नीचे वाला कंजर्वेटिव है। ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं, जो आपको याद है, मैंने यहां पर आपको लिखकर कहा था कि जो एरिया नॉन कोइंसाइडिंग है वो अग्रेसिव, जो एरिया कोइंसाइडिंग है वो कंजर्वेटिव। अब दूसरी बात समझिए, अब दूसरी बात समझिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर, इसके अकॉर्डिंग या फिर इसके अकॉर्डिंग, प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही है क्वार्टरली के सप्लाई जोन से, तो वो अग्रेसिवली आ रही है। अग्रेसिव की, कंजर्वेटिव की, प्राइस के अग्रेसिव और कंजर्वेटिव की जो यहां पर एक डेफिनेशन थी ना, कि प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए आ रही है, तो वो अग्रेसिव सिचुएशन हो गई, यस और नो? प्राइस स्मॉल स्मॉल रेड कैंडल्स बनाते हुए आ रही है, एक कंजर्वेटिव तरीके से प्राइस ऊपर आ रही है, ऐसे ही हुआ ना। इसमें एक और बात है, ये जो अभी हमने करी थी, ये जो पिक्चर समझी थी कि प्राइस यदि बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है, प्राइस एक और डेफिनेशन, कि प्राइस यदि बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है तो वो अग्रेसिव है, और बिना किसी सप्लाई जोन में एंट्री दिए हुए आ रही है तो वो कंजर्वेटिव है। आप मुझे बताएं, यहां पर ये बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है या नहीं आ रही? क्वार्टरली सप्लाई जोन अग्रेसिव है, प्राइस अग्रेसिव है। तो इस एरिया को यदि मैं ट्रेड करूंगा, जो कि मेरे पास नॉन कोइंसाइडिंग है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ना कि यार, ये कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसा ऐसा कोई ऐसी कोई बात हो इस एरिया में, इसका अचीवमेंट, वो अच्छा अचीवमेंट, वो अच्छा अचीवमेंट मुझे दिख गया, सिंपल। मैंने सिचुएशन देखना चाहिए, मैंने आंख बंद करके कि डिमांड जोन में आई, ठीक है बाय करो जल्दी करो, सप्लाई जोन में आई, नहीं नहीं सेल करो जल्दी करो, इस तरह से नहीं जाना, इस तरह से नहीं सोचना। जिस एरिया को ट्रेड कर रहा हूं उसके अचीवमेंट देख लिए, जिस एरिया में प्राइस आ रही है उस प्राइस को देख लिया, बस सारा कुछ सॉर्टेड है। प्राइस अग्रेसिवली आ रही है, मैं कंजर्वेटिव हो गया, प्राइस कंजर्वेटिवली आ रही है, मैं अग्रेसिव हो गया। और कंजर्वेटिव कैसे होती है प्राइस, अग्रेसिव कैसे होती है, मुझे कैसे अग्रेसिव होना है, मुझे कैसे कंजर्वेटिव होना है, ये सब हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, 1.5 आवर हो गया। यदि मुझे अग्रेसिव होना भी है, प्राइस भी अग्रेसिव, यहां पर प्राइस अग्रेसिव है या नहीं, मतलब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है ना, प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है, यस, प्राइस ऑलरेडी अग्रेसिव है। और मेरे पास जो एंट्री सेटअप है वो भी अग्रेसिव है या नहीं अभिषेक?
वो भी अग्रेसिव है। तो मुझे उस एंट्री सेटअप के लिए ऐसे चाहिए कि वो यार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसका एक्स्ट्रा अचीवमेंट हो, उसका अचीवमेंट प्रो हो, जो है, क्योंकि इस वीकली के डिमांडों ने मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया हुआ है। जितनी भी बातें अभी मैंने 1.5 आवर में बताई ना, आप यदि एक पेज पर भी नोट डाउन करोगे, एक पेज पर पूरी इतनी शानदार समरी हो जाएगी। मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही रिकॉर्डिंग देखकर ये समरी बनानी है कि व्हेन टू बी अग्रेसिव, व्हेन टू बी कंजर्वेटिव, केसेस ऑफ अग्रेसिव, केसेस ऑफ कंजर्वेटिव, आपको लग जाएगी। पूरी बात लिखोगे, हो सकता है 3 पेज लग जाए, अच्छी बात है। यदि आप इसको 3 पेज में लिख पाते हैं तो और अच्छी बात है। बट लिखना, नोट्स बनाना, आपको सब समझ आ जाएगा। अग्रेसिव होना और कंजर्वेटिव, और इस अग्रेसिव और कंजर्वेटिव में अचीवमेंट, अब देखो सीधे सीधे टॉप डाउन अप्रोच, अग्रेसिव, कंजर्वेटिव, ये सब कुछ अपने आप ही कवर होता जा रहा है ना, खुद ही अपने आप कवर होता जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद हम और एग्जाम्पल देखेंगे, और उन एग्जाम्पल के बाद अभी तो पुराने प्राइस एक्शन में ये तो मैंने अभी नहीं बताए, अब कुछ पुराने प्राइस एक्शन में बताऊंगा यहाँ, जिसमें फिर उसके बाद फिर टारगेट 1:3, 1:4 और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूशन लेना, ये भी क्लियर हो जाएगा। बस आपको बहुत अच्छी एक बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले एक और एग्जांपल था आई थिंक हमारे पास, बीएसई में वीकली का ये मेरा लोकेशन था, यस और नो, अपने आप में अच्छी क्लोजिंग वाला लोकेशन है। और मैं यदि वैसे लोकेशन के लिए अचीवमेंट नहीं देखता, मैं लोकेशन के लिए अचीवमेंट नहीं देखता, बट क्या ये लोकेशन के लिए भी अच्छा अचीवमेंट है? लोकेशन के लिए अच्छा अचीवमेंट। यदि मैं इसमें 125 मिनट का मुझे कोई एरिया मिला था, एक तो ये एरिया था जो नॉन कोइंसाइडिंग था, और एक ये एरिया है जो बिल्कुल कोइंसाइडिंग है। ऊपर वाला एरिया अग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है? अग्रेसिव है। नीचे वाला एरिया कंजर्वेटिव है या अग्रेसिव है? कंजर्वेटिव है। जो कोइंसाइडिंग है वो कंजर्वेटिव, जो नॉन कोइंसाइडिंग है वो अग्रेसिव। ऊपर वाला अग्रेसिव ब्रेक हो गया, नीचे वाला अभी आया नहीं प्राइस में। बट अब नीचे वाले एरिया के बारे में यदि मैं बात करूं, मेरा एजुकेशन कुछ अचीवमेंट रख रहा है या नहीं रख रहा? मेरे नीचे वाले एरिया का कुछ अचीवमेंट है या नहीं? अब कोई कहे कि सर अचीवमेंट तो इस रैली बेस रैली का भी है, अचीवमेंट तो इस रैली बेस रैली का भी, क्योंकि इसने ये एरिया को ब्रेक किया है और ऊपर ऑल टाइम हाई से प्राइस आ रही है। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि ऑल टाइम हाई से प्राइस आ रही है, कोई ऐसी बात नहीं कि अपोजिंग कोई सप्लाई जोन भी है। ऐसा दिख रहा है क्योंकि प्राइस कैसी अपोजिंग सप्लाई जोन से आ रही है, बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है? नहीं आ रही ना। फिर क्यों ब्रेक हो गया ये एरिया? क्या रीजन हो सकता है इसके ब्रेक होने में? यदि मेरे पास इस एक बात के अलावा कोई जवाब नहीं कि यार ये एंट्री नॉन कोइंसाइडिंग थी, सिंपल, इसके अलावा मेरे पास कोई और जवाब है ही नहीं कि ये एंट्री नॉन कोइंसाइडिंग थी, बट नॉन कोइंसाइडिंग थी, अच्छा एरिया था ना। नॉन कोइंसाइडिंग थी, मैंने मान लिया, आपने मान लिया, अच्छा एरिया तो था, फिर भी ब्रेक हो गया। और इस बात का मेरे पास फिर से वही सेम जवाब कि ब्रेक हो गया, स्टॉप लॉस ले लो, कोई बात नहीं। मैं अब इसमें ये कहूं कि पूरा मार्केट सेलिंग में था, सबको दिख रहा है, ये बात हो सकता है मेरी बात को कवर कर दे कि यार 6% डाउन है, मार्केट में इतनी सेलिंग थी, ये कैसे चल जाता, ये हो सकता है मेरी बात को कवर कर दे। बट 3 महीने बाद मार्केट सेलिंग में ना रहे, मार्केट आपके फेवर, मार्केट ऊपर है, मान लो, सुनो मैं बता रहा हूं, मार्केट ऊपर है, और फिर ये एरिया ब्रेक हो जाए, इस तरह का कोई एरिया ब्रेक हो 3 महीने बाद आपके पास ऐसा एग्जाम्पल हो, तब क्या कहेंगे आप? कि स्टॉप लॉस हो गया, हो गया। नहीं समझ आता क्यों हो गया, खूब कोशिश कर ली, रीजन फाइंड आउट किया, कोइंसाइडिंग नहीं था, हाँ ये एक बात है, बट कोइंसाइडिंग होता तो स्टॉप लॉस हो जाता तो ठीक है। कहीं प्राइस ऊपर अपोजिंग जोन से तो नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं आती, ट्रेड स्कोर में तो कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल कमी नहीं थी, फिर क्या ब्रेक हो गया? यदि कोई बात नहीं, ब्रेक हो गया, मान लिया कि ये ब्रेक हो गया है, ठीक है, हो गया तो हो गया। और आपके मानने की, आपके एक्सेप्टेंस की, आप उस बात को भी एक्सेप्ट तभी कर पाओगे
जब आपने एक्चुअल में स्टॉप लॉस लिया होगा। इस बात को, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि आप उस बात को तभी मान पाओगे जब आपने स्टॉप लॉस लिया है। यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो आप मान ही नहीं सकते। कितना भी मैं कह लूं, कितना भी कोई और कह ले, नहीं, आप फिर रीजन फाइंड आउट करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने आप से लड़ेंगे, बट आप मानेंगे नहीं। और जब आपने स्टॉप लॉस ले लिया तो आपने तुरंत मान लिया। यही प्रूफ है आपके मानने का कि आपने स्टॉप लॉस ले लिया। जो कि मार्केट में पहली और लास्ट चीज यही है सीखने के लिए। मार्केट में कोई भी टेक्निकल एनालिसिस में गलत होने पर लॉस नहीं खाता, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस में गलत होने पर लॉस नहीं खाता। सब लॉस खाते हैं इसी तरह से स्टॉप लॉस ना लेने में, अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान ना रखने में। अब बताओ, कल मैंने 0.50 के हिसाब से आपसे बात करी कि 0.50 का स्टॉप लॉस रख लो टोटल कैपिटल का। 1 लाख रुपए है ना, 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखो। चलो किसी ने नहीं माना तो कहा सर आपने 1% भी कहा, तब मैं तो 1000 रुपीज। एक ट्रेड में इसमें 1000 चली गई, 1% दुख नहीं होगा। इस बात को मैं बार बार पहली क्लास से अब तक की क्लास में, मैं शायद 10वीं बार इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि इसी वजह से कह रहा हूं। जितने लोगों से मिले, जितने लोगों को जाना, जितने लोगों को पढ़ाया, खुद का एक्सपीरियंस सब यही कहता है कि जब आपके थोड़े से कैपिटल में ज्यादा सा लॉस हो जाए ना, तब आप परेशान होंगे, और थोड़े से कैपिटल में थोड़ा सा ही लॉस हो तो कोई बात नहीं होती। ठीक है, आई बात समझ में? अब इस पूरी क्लास को एक बहुत शानदार फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे, बहुत अच्छी तरह से पुराने एग्जाम्पल, जो अग्रेसिव कंजर्वेटिव, अब तो ये बात है कि जो होना है, अब मैं उसको बताऊं। मैं अब उसको बताऊंगा जो हुआ है। इतने शानदार चार्ट का प्राइस एक्शन, टॉप डाउन अप्रोच और बैक टेस्टिंग, प्राइस एक्शन, टॉप डाउन अप्रोच और बैक टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक 5 मिनट का क्विक ब्रेक है। अपन 8:40 पर मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे फ्लो अच्छा था बट मेरी तबीयत आज ज्यादा ठीक नहीं है, इस वजह से मैं 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक ले रहा हूं, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपन वापस मिलते हैं। कोल्ड है, नॉर्मल सा, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा कोल्ड है बस। सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक, ओके। 8:60 में 8:40 मिलते हैं।